हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में हमने पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आइए आज क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक्स, ठीक है? तो कोल और पेट्रोलियम को हमने स्टार्ट किया था रिसोर्स से। हमने माना था कि ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। वो सारी वस्तुएं किसमें आती हैं? रिसोर्स यानी संसाधन में आती हैं, ठीक है? तो संसाधन क्या हो गई? हमारी दैनिक दिनचर्या में या हमारी रोज की जो लाइफ है उसमें जितनी भी वस्तुएं, ऑब्जेक्ट, चीजें क्या कर रही हैं? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, उनको क्या कहा जाएगा? रिसोर्स यानी संसाधन कहा जाएगा। हमने माना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जैसे हमने पानी कहा, हवा कहा, भोजन हमें जो मिलता है प्रकृति से वो, तो ये सब क्या हो गए? प्रकृति से स्वतः मिल रहे हैं। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति से हमें मिल रहे हैं वो सारे संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज उनको कहा जाता है। वहीं जो संसाधन मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाता है उनको क्या कहा जाता है? कृत्रिम संसाधन यानी मानव मेड रिसोर्सेज उनको कहा जाता है। ओके, तो आपने रिसोर्स पढ़ा। रिसोर्स को दो तरह से क्लासिफाई किया था, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज को हम आगे दो तरह से पढ़ते हैं। एक आपका आता है इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा आता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल हमने किनको कहा था? जिनका असीमित भंडार है हमारे एनवायरमेंट में, या हम कह रहे थे कि जिनका दोहन करने पर, अति दोहन भी करेंगे तब भी ये समाप्त नहीं होंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, आपकी हवा हो गई, पानी हो गया, ठीक है? या हम बोलते हैं कि इनके रिन्यू होती रहती हैं, बार बार किसी न किसी रूप में अर्थ पर मौजूद रहती हैं। तो ये क्या हो गए? इनएग्जॉस्टिबल हो गए, जो खत्म नहीं होंगे। और खत्म ना होने का कारण क्या है? कि इनका जो भंडार है वो बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी इनकी अनलिमिटेड है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से थे? ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा सीमित है या जिनके सीमित भंडार हैं, और हम मानते हैं कि अगर हम इनका अति दोहन करेंगे या बहुत ज्यादा मात्रा में इनका प्रयोग करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इनको पूर्ण रूप से उपयोग कर लेंगे और ये समाप्त हो जाएंगे। दूसरा हम क्या कहते हैं कि ये ऐसे हो सकता है कि नॉन रिन्यूएबल भी हो, ठीक है? कि दोबारा इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। इसमें हमने किसको माना? कोल और पेट्रोलियम को माना कि जो कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल है। फॉरेस्ट इसमें आपका आता है और वाइल्ड लाइफ भी आती है, जिनको कंजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्राम आजकल चलाए जा रहे हैं कि जंगलों को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, ठीक है? ये हमारे दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। इसके बाद हमने फॉसिल फ्यूल को पढ़ा था, जीवाश्मीय ईंधन को पढ़ा था कि जब कुछ जीव किन्हीं कारणों से पृथ्वी की सतह के नीचे दब जाते हैं और धीरे धीरे उनका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होता है, यानी अपघटन हो रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई एनवायरमेंट से रुक जाती है और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि वहां पर अपघटन की जो प्रक्रिया थी वो रुक गई, ठीक है? अपघटन की प्रक्रिया रुकने के बाद जो जीव था उसके कुछ अंश रह गए हैं, अवशेष रह गए हैं, जिनको हमने क्या कहा? जीवाश्म यानी फॉसिल कहा, ठीक है? अब उस फॉसिल से धीरे धीरे हीट और टेम्परेचर वहां पर बहुत ज्यादा होगा पृथ्वी की सतह के नीचे, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई पर ये चीजें हो रही हैं, ठीक है? तो अब धीरे धीरे जो अवशेष हमें मिले हैं, फॉसिल्स हमें मिले हैं, उनसे फ्यूल बनना शुरू होगा, ठीक है? और इसी को क्या कहा जाएगा? फॉसिल से फ्यूल बनना फॉसिल फ्यूल कहा जाएगा। तो ऐसा फ्यूल जो फॉसिल से बना हुआ है या जो आपका बायोमास था या जीव जंतु थे उनके अवशेषों से बना हुआ है, उस फ्यूल को या उस ईंधन को क्या कहा जाएगा? फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन कहा जाएगा। ओके, इसमें हमने तीन टाइप के फॉसिल फ्यूल देखे थे आपके, कोल, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैसेज हो गया, ठीक है? आगे हमने पढ़ा था कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो बनाने की या बनने की जो इनकी प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है, बहुत लंबा पीरियड एक लगता है इनको बनाने के लिए या इनको बनने के लिए। जिस पेट्रोल डीजल को आप आज यूज कर रहे हैं, हम मानते हैं कि उसके बनने की प्रक्रिया जो थी
वो 300 से 350 लाख साल पहले शुरू हो गई थी। ठीक है, तो उस समय से वो बनता आ रहा है, इतने साल लगे, उसके बाद आज हम उसका प्रयोग कर पा रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल होने का एक और कारण है कि इसकी जगह हम ऑल्टरनेट हम इसके ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके जैसा बेस्ट फॉसिल फ्यूल कि जैसा बेस्ट कोई फ्यूल हम नहीं बना पाए हैं और ना ही हमारे पास ऐसा अवेलेबल है कोई। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस फ्यूल की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उपयोग हम उसका कर रहे हैं, और हम मानेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, नॉन रिन्यूएबल कहा गया है। एडवांटेज इसके क्या है, एक तो ये सस्ते मिलते हैं, इजीली फाउंड होते हैं, अवेलेबल होते हैं हमारे एनवायरमेंट में, साथ ही साथ इनको ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सकता है। ठीक है, और ये एक टाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं। ये इसके क्या हो गए, एडवांटेज हो गए। और क्या, फाइनाइट रिसोर्स है, जबकि हम कह रहे हैं कि सीमित मात्रा में है। ठीक है, लेकिन सीमित मात्रा में होने के कारण के बावजूद भी क्या हो रहा है, इतनी मात्रा में है कि इतने समय से हम इनको उपयोग करते आ रहे हैं, तब भी ये समाप्त नहीं हुए हैं। तो प्लेंटी है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनवायरमेंट में है अभी भी। ओके, एक ही सिंगल लोकेशन पे आपने इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा उत्पादन कर लिया फॉसिल फ्यूल से। ठीक है, और इतने समय से उपयोग कर रहे हैं, तब भी कहते हैं सेफ ऑप्शन की तरह हम इनको उपयोग में लाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, एक तो इनको जो उपयोग में जब हम इनका क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी इनको ढूंढा जाएगा, फिर वहां से इनको निकाला जाएगा फॉसिल फ्यूल को, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ड्रिलिंग की जाएगी, माइनिंग की जाएगी, तो उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको अलग अलग तरह की डिजीज का सामना करना पड़ता है। अलग अलग, जैसे माइनर्स हो गए, उनको ब्लैक लंग हो जाता है। ठीक है, और अलग अलग डेंजरस हेल्थ इफेक्ट देखने को वहां पर मिलते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल का क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। और क्या हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन, जब इनको जलाया जाता है, फ्यूल्स को जलाते ही हैं हम, ठीक है, फॉसिल फ्यूल को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्योंकि ये मेनली कार्बन से बने होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि क्या है, पोल्यूशन का एक कारण है, ग्रीन हाउस गैस है एक, और उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी अर्थ की का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स कहाँ, एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। और क्या होता है, इनको बहुत ज्यादा यूज करने पर, इनका बहुत ज्यादा उपयोग करने पर क्या होता है, एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है, जिससे अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होने लगती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, किसी एक एरिया में बाढ़ आ जाती है, या फिर क्या होता है कि वहां पर सूखा पड़ गया है, भूस्खलन आ गया है, भूकंप आ गया है। तो ये सारे क्या है, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं, जिससे कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, combustion of fossil fuel make the environment more acidic. This has led to unpredicted and negative change in the environment. They are non-renewable resource. Once used, they cannot be replaced. हम क्या कह रहे हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल है, इसीलिए क्या हो रहा है, इनका उपयोग कर रहे हैं, समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा नहीं मिलेंगे। तो ये सारे क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, किसके, फॉसिल फ्यूल के। ओके, तो फॉसिल फ्यूल को हमने तीन तरह से पढ़ा कि एक हमारे होते हैं कोल, दूसरा होता है पेट्रोलियम, और तीसरा क्या होता है, नेचुरल गैस। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोल। कोल हमने माना कि एक ऐसी चीज होती है, ऐसा फ्यूल होता है जो हार्ड होता है, कठोर होगा, ब्लैक होगा, काले रंग का होगा, और साथ ही साथ कंबस्टिबल तो होगा, क्योंकि फ्यूल है तो जलाए जाने पर जलेगा भी, यानी उससे क्या निकलेगी, प्रकाश भी होगा और ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। ओके, कोल इज फाउंड इन डीप माइंस। हमने क्या देखा था, जब हम फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन देख रहे थे कि कैसे ये बनते हैं, तो हमने देखा वहां पर कि जो जीव जंतु हैं वो धरती के बहुत नीचे सतह पर क्या है, वहां पर पाए जाते हैं। तो यानी कोल भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है, तो वो बहुत अंदर गहराई में मिलेगा। तो क्या किया जाएगा, डीप माइंस में वो पाया जाता है अंदर। इन इंडिया कोल इज फाउंड मेनली इन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। भारत में आपके बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश में क्या मिलता है, कोल देखने को मिलता है। कोल इज फाउंड इन अबंडेंस इन आवर कंट्री एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, हमारे देश में कोल क्या है, सबसे मुख्य सोर्स ऑफ ऊर्जा का, सबसे मुख्य क्या है, सोर्स है, स्रोत है। ठीक है, इससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और हमने क्या देखा था, फॉर्मेशन हमने देखी थी कोल की, कि क्या हो रहा है, कुछ तो जीवित प्लांट थे,
300 350 साल, लाख साल पहले। और क्या हुआ, कुछ तो अर्थ पे ऐसे नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं आई, वॉल्केनोज, ज्वालामुखी फटे, भूकंप आया, भूस्खलन आया, बारिश हुई बहुत ज्यादा, बाढ़ आ गई, जिसके कारण ये सारा जो बायोमास था ये धरती की सतह के नीचे दब गया और इसके ऊपर मिट्टी की बहुत सारी परतें बनती चली गई। और यहाँ इनका क्या हो रहा है, यहाँ ये बायोमास है, ठीक है, इसका अपघटन हो रहा है। और हम मान रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब O2 की सप्लाई ऊपर से रुक जाएगी एनवायरमेंट से और इनका अपघटन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। O2 की सप्लाई रुक गई, अपघटन रुक गया, तो अब कुछ तो यहाँ पर चीजें बची हुई होंगी। जैसे अगर हम किसी एनिमल की बात करें तो उसकी स्किन डिकम्पोज हो गई, ऑर्गन्स डिकम्पोज हो गए, बोन्स रह गई, ठीक है, थोड़ी डिकम्पोज हुई, थोड़ी बच गई। तो वो बोन्स क्या है, उस एनिमल के फॉसिल्स हैं या अवशेष, ठीक है। अब क्या होगा, वो अवशेष यहाँ रह गए हैं जिनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया। यहाँ पर क्या होगा, अब वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर फील करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा यहाँ पर और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा, गर्मी होगी। तो ये फॉसिल अब यहाँ फ्यूल में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे। और हम किसकी बात कर रहे हैं, कोल की, ठीक है। तो कोल की फॉर्मेशन ऐसे होती है, यानी कुछ तो जीवित पेड़ पौधे थे, जंतु थे, ठीक है, वो क्या हुए, धरती की सतह के नीचे दब गए, अपघटन हुआ और एक टाइम ऐसा आया कि अपघटन रुक गया, उनके अवशेष रह गए और बाद में क्या हुआ, ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर फील करने के कारण वो अवशेष क्या हो गए, फ्यूल में, ईंधन में, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या थे, मेनली हम कहते हैं कि हर एक चीज जो है जो जल रही है, जलने के बाद कुछ ना कुछ बच रहा है, तो वो कार्बन से बनी हुई है। तो ये पेड़ पौधे, जीव जंतु भी कार्बन से बने हुए थे, ठीक है। जब ये फ्यूल में कन्वर्ट हुए तब भी इनमें कार्बन था, और फॉसिल में कन्वर्ट हुए तब भी इनमें कार्बन था, और जब ये फॉसिल से फ्यूल में या कोल में कन्वर्ट हुए तो इनमें और जितनी चीजें थी वो बाहर निकल गई, मेनली क्या रह गया, कार्बन रह गया। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि कोल क्या है, मेनली कार्बन है, या कोयला जो है वो कार्बन का एक रूप है, ओके। इसी प्रक्रिया को, जो आपका कोल बनने की फॉर्मेशन है, उसी को क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। तो कार्बोनाइजेशन आपका क्या हो गया, द स्लो प्रोसेस by which the dead buried deep under the earth have become coal is called carbonization, ठीक है। यानी आपका जो कोल का फॉर्मेशन हो रहा है, कहां से लेकर, जीवित जितने भी जीव जंतु से थे वहां से लेकर मेनली लास्ट में जब हम कह रहे हैं कि कार्बन बन रहा है, वहां तक की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहा गया, कार्बोनाइजेशन कहा गया है, ओके। Since coal was formed from the remains of plants, therefore coal is called a fossil fuel. क्यों, क्योंकि कोल जो है वो जीवित जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, उनसे बन रहा है, उनके अवशेषों से बन रहा है, ठीक है, फॉसिल से बन रहा है, जीवाश्म से बन रहा है। इसीलिए कोल को, कोयले को क्या कहा गया है, जीवाश्मीय ईंधन कहा गया है, ओके। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल क्या है, एनर्जी का एक सोर्स है, जहां पर हम कहते हैं कि ये मेनली किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। बच्चों आपको समझ आ रहा है, GIC बाग वाला, हैंड रेज करिए समझ आ रहा है तो, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमने क्या कहा, कोल मेनली क्या है, कार्बन है। उसके बाद व्हेन हीटेड इन एयर, जब आप मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे थे तब हमने क्या कहा था कि जब कोई मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, वहीं नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर आपका कार्बन क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, जो कि कार्बन का ऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। और साथ ही क्योंकि कार्बन जल रहा है तो क्या निकलेगी, हीट यानी ऊष्मा भी निकलेगी, ठीक है। तो ये एक सोर्स हो गया है किसका, एनर्जी का। A lot of heat energy is also produced during the burning of coal. कोल एक फ्यूल है और ईंधन का काम ही क्या है, जब उसको जलाया जाएगा तो लाइट तो निकलेगी, यानी प्रकाश तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, ऊष्मा भी निकलेगी। तो कोल क्या हो गया, एक तो मेनली कार्बन है, दूसरा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। और हम कहेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने का मतलब क्या है कि उसको जलाया भी जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग की प्रोसेस होती है। हम क्या कहते हैं कि जब दहन की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है,
ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ की प्रेजेंस में जब इसको जलाया जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मात्रा में हीट भी निकलेगी। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको आप तुरंत नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। Coal is a source of energy. Coal is important because it can be used as a source of heat energy as such just by burning it, or it can be converted into other form of energy such as coal, gas, coke and electricity. Coal क्या है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जब हम इसे कह रहे हैं, यानी इसका बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोल गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, कोक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें भी कोल का प्रयोग किया जाता है। द रियल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ कोल इज द सोलर एनर्जी और सन्स एनर्जी। जब हम कह रहे हैं कि इसका रियल सोर्स क्या है, सोलर एनर्जी है, तो क्यों है, क्योंकि हमने कहा कि जितना भी बायोमास था, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, उनसे क्या बन रहा है, कोल बन रहा है। पेड़ पौधे और जीव जंतु अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या है, जो कोल है वो किस पर निर्भर कर रहा है, सोलर एनर्जी पर निर्भर कर रहा है या उस पर डिपेंडेंट है। ओके, दिस इज बिकॉज द प्लांट्स एंड ट्रीज which decompose to form coal grew on the earth by absorbing sunlight energy during the process of photosynthesis. Okay, photosynthesis की प्रक्रिया होती है, फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी आपकी जो भी वहां पर प्रक्रिया हो रही है। तो लाइट की प्रेजेंस में जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी क्या हो रही है, खाना बनाने की, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई यानी फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के कारण ही क्या किया, पेड़ पौधे जो थे उन्होंने अपना भोजन बनाया, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करी, उसके बाद वो किसी कारण से पृथ्वी के नीचे दब गए, बहुत टाइम पीरियड निकल गया, बीत गया, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल्स से फिर फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, फाइनली कोल बन गया। ओके, तो कोल किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका सोलर एनर्जी पर, या वो क्या है, सोलर एनर्जी ही है एक तरह की। ठीक है, कोल, अब यूजेस क्या क्या है कोल के, कोल को आप कहाँ कहाँ उपयोग में ला सकते हैं। कोल इज यूज एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री, घरों में और इंडस्ट्रीज में इसे ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता है। कोल इज यूज्ड एज फ्यूल एट थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, विद्युत का उत्पादन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोल को फ्यूल के या ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोल इज यूज टू मेक कोल गैस, कोल के प्रयोग से क्या बनाई जाती है, कोल गैस भी बनाई जाती है, जिसका काम क्या है, इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है। कोल इज यूज टू मेक कोक, कोक को बनाने में कोल का प्रयोग किया जाता है। अर्लियर कोल वॉज यूज एज अ फ्यूल टू मेक स्टीम टू रन स्टीम इंजन और ट्रेन। पहले स्टीम से, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्रेन ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे। ठीक है, भाप से चलने वाले इंजन, तो उन इंजन्स में क्या होता था, कोयले का प्रयोग किया जाता था, कोल का प्रयोग किया जाता था, क्यों, उनको चलाने के लिए। ओके, कोल वॉज ऑल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल को बनाने में भी कोल एक क्या है, सोर्स की तरह काम करता है। तो इसको आप जल्दी नोट कर लेंगे, यूजेस ऑफ कोल, कोल के क्या क्या उपयोग है, नोट करिए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब कोल को हम तीन तरह से पढ़ते हैं, एक आपका आता है सॉलिड यानी ठोस जो कोल होगा, ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, लिक्विड में, द्रव में होगा, और तीसरा किस में होगा, गैस में होगा। तो तीन टाइप के आप कोल पढ़ेंगे। तो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में जो होगा वो कोक कहा जाएगा उसको, ठीक है। दूसरा लिक्विड में होगा, द्रव अवस्था में, उसको क्या कहा जाएगा, कोल तार कहा जाएगा। और तीसरा गैसियस स्टेट में क्या है, कोल गैस के रूप में आप इसको प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। व्हेन कोल इज हीटेड स्ट्रांगली इन क्लोज्ड retorts in the absence of air, a number of useful products are found. The various useful products obtained by processing the coal by heating in absence of air are
कोल गैस, कोल तार, कोक। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हो गए किसके? कोल के। ओके, सबसे पहला क्या है? कोक है। कोक इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। क्या कैसा होता है? टफ होता है, पोरस होता है और साथ ही कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या है? प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। ठीक है, शुद्धतम रूप अगर कार्बन का पूछा जाएगा तो वो क्या है? कोक है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। कोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इस्पात बनाया जाता है ना, तो वहां पर कोक का उपयोग किया जाता है। और साथ साथ क्या, कहां पर? जहां पर भी मेटल की क्या, मेटल्स का क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होता है। मेटल को निकाला जाता है, ओर से निकाला जाता है या फिर अर्थ की सरफेस से मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? आपका कोक का प्रयोग किया जाता है। तो कोक क्या हो गया? टफ हो गया, पोरस हो गया, ब्लैक हो गया। साथ ही क्या है आपका? ये शुद्धतम रूप कहा मैंने? कार्बन का। और साथ ही इसको स्टील की के एक्सट्रैक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग होता है और मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, कोल टार क्या है आपका? कोल टार इट इज अ ब्लैक लिक्विड में हमने से पढ़ा, यानी लिक्विड फॉर्म में होगा। थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। बहुत अजीब तरह की स्मेल इसमें आती है। काले रंग का होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसमें 200 के लगभग अलग अलग सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं। Products obtained from coal tar are used as starting materials of manufacturing various substances used in everyday life in industry like synthetic dye, drugs, explosive, perfumes, plastic paints, photographic materials, roofing materials, etc. तो यानी इतनी जगह पर प्राइमरी सब्सटेंस के रूप में, मटेरियल के रूप में किसको? कोल तार को का प्रयोग किया जा रहा है। क्या क्या कहा मैंने? अलग अलग इंडस्ट्री में इसका उपयोग होगा, जैसे सिंथेटिक डाई बनाने में, कलर्स होते हैं जो आपके, ड्रग्स जितनी दवाइयां औषधि वगैरह बनती है उनके उत्पादन में, एक्सप्लोसिव जितने बनते हैं उसमें, परफ्यूम्स आते हैं उनमें, प्लास्टिक्स हो गया आपका, प्लास्टिक को बनाने में, पेंट्स हो गए, कलर्स जो होते हैं वो, फोटोग्राफिक मटेरियल जो होते हैं उनको बनाने में, रूफिंग मटेरियल में काम आएगा। तो इतनी सारी जगह पर किसका उपयोग किया जा रहा है? कोल तार का प्रयोग किया जा रहा है। ओके, interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from the कोल तार। नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी घरों में, जैसे ऐसे कपड़े वगैरह रखते हैं आप लोग, तो उनमें नेफ्थलीन बॉल्स को डाला जाता है ताकि उनपे मॉथ, इंसेक्ट उनको खराब ना करे। ठीक है, तो वो नेफ्थलीन बॉल को बनाने में भी किसका उपयोग किया जा रहा है? कोल तार का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका तीसरा, कोल गैस। कोल गैस क्या है आपका? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू कोक। जब कोल से कोक को बनाया जाएगा तो उस प्रोसेस में गैस निकलेगी, उसी गैस को क्या कहा जाएगा? कोल गैस कहा जाएगा। ओके, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। इनको बहुत, जैसे हमने कोल के यूजेस हम देख रहे थे, वहां पे भी हमने क्या कहा कि जो कोल गैस होती है उसका उपयोग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो वही हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कोल गैस क्या है? एक तो जब कोल से कोक बनाया जाएगा उस प्रोसेस के दौरान जो गैस निकलेगी वही क्या है? कोल गैस है। और इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है? इंडस्ट्रीज में, अलग अलग प्लांट्स में इसका उपयोग किया जा रहा है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। Nowadays it is used as a source of heat rather than light. इस समय में लंदन में 1810 और न्यूयॉर्क में 1820 में इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट्स में, तो स्ट्रीट लाइट का काम क्या होता है? उजाला करना, प्रकाश करना, उसमें किया जाता था। लेकिन आजकल कोल गैस का प्रयोग सिर्फ किस में किया जाता है? हीट को प्रोड्यूस करने में किया जाता है, न कि लाइट को। ठीक है, ऊष्मा के उत्पादन में किया जाता है, प्रकाश के उत्पादन में नहीं। तो कितने प्रोडक्ट पढ़ लिए हमने कोल के? 3 प्रोडक्ट पढ़ लिए, कोक, कोल तार, कोल गैस। ठीक है, कोक को हमने क्या पढ़ा था कि वो कैसा होता है? हार्ड होता है आपका,
ठीक है, टफ होगा, पोरस होगा और ब्लैक होगा। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, कोल तार क्या है, ये एक लिक्विड है, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, और थिक लिक्विड होगा, ऐसा नहीं कि पानी की तरह होगा, थिक होगा यानी गाढ़ा होगा, और 200 से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर ये बना हुआ होगा। इसका उपयोग अलग अलग जगह पे किया जाता है, जैसे हमने बोला सिंथेटिक डाई बनाने में किया जाएगा, और आपका फोटोग्राफिक जितने भी मटेरियल्स बनते हैं उसमें किया जाएगा, ड्रग्स बनाने में किया जाएगा यानी औषधि बनाने में किया जाएगा, रूफिंग मटेरियल्स में किया जाएगा, पेंट्स में किया जाएगा। ठीक है, और कोल तार का बहुत जनरल एग्जाम्पल आपने देखा है, जब रोड वगैरह बनती है तो वहां कोल तार बिछाई जाती है। ठीक है, तो वो भी उसका क्या है, उपयोग है। ओके, कोल गैस, कोल गैस क्या है आपकी, जब कोल से कोक बनाया जाएगा, उस प्रोसेस में जो गैस निकलेगी वो क्या हो गई, कोल गैस हो गई। ठीक है, और इसका उपयोग भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में, प्लांट्स में किया जाता है। और हमने पढ़ा 1810 में लंदन में और 1820 में आपके न्यूयॉर्क में स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल इसका प्रयोग सिर्फ हीट को प्रोड्यूस करने में किया जाता है, न कि लाइट को। ओके, तो यहाँ कोल के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे और नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, और इन 2 टॉपिक्स के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके, होपफुली यहाँ तक इस चैप्टर में आपको अभी कोई डाउट्स नहीं होंगे। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।